नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है और आज मैं आप सबके सामने एक बेहतरीन किताब के बारे में बताना चाहूँगी। इस किताब का नाम है द जर्नी और इनको लिखा है ब्रैंडन पेस। ब्रैंडन पेस एक महिला है जो अमेरिका में रहती है और पिछले 40 सालों से उन्होंने हजारों लोगों को हील किया है अपनी खुद की लाइफ की इंस्पायरिंग स्टोरी से। सो दोस्तों, ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। सो दोस्तों, इस किताब की शुरुआत ऐसे होती है कि 1992 में ब्रैंडन पेस को पता चलता है कि उनके पेट में कुछ ऐसा चीज़ है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसको चिंता होने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले कई 12 सालों से वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस रह चुकी थी। शाकाहारी भोजन लेती थी, स्वच्छ पानी पीती थी। कैलिफोर्निया के मालिबू बीच में वहाँ पे उसका घर था तो ताज़ा हवा लेती थी, प्रतिदिन एक्सरसाइज करती थी और अपने परिवार के साथ वो काफ़ी खुश थी, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ। और पूरी दुनिया में काम के सिलसिले में अलग अलग देशों में जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती थी कि हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। तो ये सब होने के बावजूद जब उनका पेट दिन ब दिन बढ़ रहा था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन शायद प्रेग्नेंट हो चुकी है। पर ब्रैंडन को पता था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ और है जो पेट में बड़ा हो रहा है। अब ब्रैंडन को चिंता होने लगी कि कुछ भी हो उसको ये समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। वो इतनी शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि वो एक खुद हेल्थ एक्सपर्ट थी और आज उसका खुद का हेल्थ ख़राब है। तो इसी सिलसिले में उसने किसी भी अपने क्लोज फ्रेंड को या रिलेटिव को अपनी बीमारी के बारे में बताया नहीं था। पिछले कई सालों से ब्रैंडन पेस कई सारे टीचर्स को मिलके हेल्थ के बारे में जानकारी ले चुकी थी और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनकी तबीयत ख़राब थी और ऐसी ऐसी बीमारियां थी जो ब्रैंडन की भी बीमारी से बड़ी थी, तो वो लोग सक्सेसफुली अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे हील कर पाए थे। ये सब कहानियाँ सुन सुन के कई सालों से ब्रैंडन की ये बिलीफ बन चुकी थी कि हर इंसान जब उनके सेल्यूलर लेवल पे जो इमोशंस दबी हुई हैं उनको हील करने से हर इंसान उनकी स्वास्थ्य की बीमारियां जितनी भी है उन सब से वो दूर हो सकता है। शारीरिक सारी बीमारियां, मानसिक सारी बीमारियों से एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। उसके लिए सेल्यूलर लेवल पे हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रैंडन पेस को समझ में आ चुका था। अब ब्रैंडन पेस काफ़ी आत्मविश्वास महसूस कर रही थी कि वो खुद भी उसकी जो आज बीमारी है, जो पेट बढ़ रहा है, उसको भी वो खुद भी हील कर सकती है। ये विश्वास उसको पक्का हो गया था। ब्रैंडन शुरुआत में बिल्कुल डॉक्टर्स के पास जाके चेकअप नहीं करवाना चाहती थी, पर उसके परिवार और दोस्तों से काफ़ी दबाव आया। जब डॉक्टर्स के पास जाकर वो चेकअप करवाई तो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। चेकअप में पता चला कि उसके पेट में बास्केटबॉल साइज़ जितना बड़ा एक कैंसर का ट्यूमर हुआ है। ये जानकर ब्रैंडन हैरान हो गई। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वे उन्हें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय दे। 1 से 1.5 महीने में ब्रैंडन जब खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकती है तो वो डॉक्टर्स के पास खुद जाएंगी और अपना ऑपरेशन करवाएंगी। डॉक्टर्स ने हाँ बोली। जब ब्रैंडन घर वापस आई तब ब्रैंडन को पता चल गया था
कि जब भी कुछ इंसान के लाइफ में होता है, कुछ न कुछ कारण के वजह से होता है, और ये जो रोग भी हुआ है वो उसकी लाइफ में कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है। ये रोग नहीं है, एक टीचर है। सवाल ये था कि ब्रैंडन को ये भी पता था कि कैसे उसके जो ट्यूमर है उसके अंदर जो सेल्यूलर मेमोरीज़ है उसको जब वो जानेगी कि कौन सी इमोशनल मेमोरीज़ हैं, ट्रॉमास है, जब वो अपने मेमोरीज़ को, इमोशंस को जानेगी और उनको रिलीज़ करेगी, तब वो इस बीमारी से आसानी से बाहर आ सकती है। तो इस तरीके से ब्रैंडन को पूरा नॉलेज था कि सेल्यूलर लेवल पे उसकी इमोशनल हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रैंडन इस बात को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अपेक्षा से वो अपना पूरा 100% प्रयास करना चाहती थी और वो अपने आप पर पूरा विश्वास कर रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रैंडन ने एक निर्णय लिया कि अब वो अच्छा भोजन लेंगी। उस भोजन में 70 से 80% फ्रूट्स लेंगी, 100% रॉ वेजिटेबल्स लेंगी, जूसेस लेंगी, साथ साथ में मिनरल्स लेंगी और बॉडी का मसाज और डिफरेंट नेचुरल थेरेपीज़ का वो उपयोग करेंगी। इस तरीके से ब्रैंडन अपने शरीर को बिल्कुल तैयार कर रही थी आने वाली हीलिंग प्रोसेस के लिए। दोस्तों, ब्रैंडन बेस को पता था कि वो अपना शरीर का पूरा ध्यान रख रही है उसने उसकी आने वाली हीलिंग के लिए। पर ब्रैंडन को ये भी पता था कि वो जो उसको बीमारी हुआ है उसका मूल कारण इमोशनल इश्यूज़ हैं। जब तक वो इमोशनल इश्यूज़ जानेगी नहीं तब तक उस रोग से बाहर नहीं आ सकती थी, ये ब्रैंडन को पता था। इसी दौरान ब्रैंडन बेस के एक स्पिरिचुअल फ्रेंड और डॉक्टर, उनका नाम कबीर था, उन्होंने ब्रैंडन बेस को एक दिन फ़ोन किया। वो सैन फ्रांसिस्को में रहते थे और एक ऐसे डॉक्टर थे जिनको कैंसर के बारे में काफ़ी नॉलेज था। ब्रैंडन को 1 घंटे तक काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स दी, पर ब्रैंडन ने 1 घंटे के बाद सुन के उन्होंने डॉक्टर को बोला कि देखिए कबीर, मैं किसी भी तरीके से डॉक्टर का जो मेडिकल रूट है उसको पहले अपनाना नहीं चाहती हूँ। मैं शुरुआत में 1 महीने तक अपने आप से खुद से सेल्फ हीलिंग करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे मेरी जितनी भी इमोशनल इश्यूज़ हैं जो इस ट्यूमर का कारण है उनका पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुन के उनके जो स्पिरिचुअल फ्रेंड कबीर हैं उन्होंने बोला कि ब्रैंडन, क्यों ना तुम मेरे घर सैन फ्रांसिस्को आकर कुछ दिन बिताओ। मुझे एक महिला पता है जो एक्सपर्ट है बॉडी वर्क के लिए, लोगों का इमोशनल इश्यूज़ वो बहुत अच्छे से दूर करती है, तो आप यहाँ पर आइए। ये बात सुनकर ब्रैंडन बहुत ही खुश हुई और अपने दोस्त कबीर के घर के लिए निकलने के लिए रवाना हो गई। जैसे उनके दोस्त कबीर ने बताया, ब्रैंडन कबीर के घर आ चुकी थी और वो जो महिला थी उनका नाम था सुरजा, जो एक अमेजिंग बॉडी वर्कर थी। जैसे ही ब्रैंडन सुरजा से मिलती है, वो शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी बताती है और इस बात में बताती है कि मुझे पता है कि मेरा जो ये ट्यूमर है उसके पीछे मेरे पुराने इमोशनल मेमोरीज़ हैं जो मेरे सेल में स्टोर्ड हैं। जब ये मेमोरीज़ को मैं लेट गो करूँगी, छोड़ दूँगी, रिलीज़ करूँगी, तब मैं ये रोग से बाहर आ जाऊँगी। अगर मैं ये ऐसा नहीं करती हूँ तो जनरेशन टू जनरेशन ये इमोशनल मेमोरीज़ सेल्स के माध्यम से पास ऑन होती रहेंगी और रोग कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे अभी लेट गो करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ब्रैंडन बेस की बात सुन के सुरजा उन्हें बोलती है, ब्रैंडन, क्यों ना आपके जो ट्यूमर है उनके अंदर अपनी
दिमाग की आँखों से, विज़न से देखने की कोशिश करिए कि आपको क्या विज़न दिख रहा है। आप अपने अंदर झांकिए, आपको वो ट्यूमर क्या बोल रहा है। जब ब्रैंडन बिल्कुल साइलेंस में जाकर अपने अंदर के जो ट्यूमर में गई, तब उनको एक बचपन का मेमोरी उनके सामने आया। काफ़ी देर के बाद उस मेमोरी में ब्रैंडन ने देखा कि वो एक 4 साल की बच्ची थी। शुरुआत में वो काफ़ी रो रही थी और उसको पता चला कि उनके मम्मी पापा ने उनको छोड़कर कमरे में बंद करके, अकेले ब्रैंडन को कमरे में बंद करके, उनके मम्मी पापा उनकी छोटी बहन जो 2 साल की थी उनको लेकर बाहर मेले में घूमने चले गए। तब ब्रैंडन को ऐसा लगा कि उनके मम्मी पापा उनकी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ब्रैंडन को कम प्यार करते हैं। और ये बात जानकर वो जब अपने आप को कमरे में अकेला पाती है तो ये देखकर वो काफ़ी गुस्सा उसको आता है। अब क्योंकि ब्रैंडन बच्ची रही तो अपने पूरे गुस्से को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई और वो गुस्सा उसके पेट में ही रह गया। और आज वो गुस्सा 40 साल की उम्र पर एक बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले चुका था। तो दोस्तों, ब्रैंडन जब 4 साल की थी, जब ये हादसा हुआ और जो गुस्सा ब्रैंडन ने अपने अंदर दबा के रखा था, एक्सप्रेस नहीं किया था, वही गुस्सा उसका ट्यूमर बन चुका था। अब ब्रैंडन को धीरे धीरे समझ में आ रहा था। जो उनकी सपोर्टर सुरजा हैं, बॉडी वर्कर, उन्होंने फिर से एक बार सवाल किया कि ब्रैंडन और गहराई में जाइए और आप अपने मम्मी पापा से बात करिए। आज तो आप 40 साल की हो, पर आप 4 साल की बच्ची बनकर आप अपने मम्मी पापा से बात करिए। तो ब्रैंडन 4 साल की बच्ची बनकर अपने मम्मी पापा से बात करती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप छोटी बहन को लेकर बाहर घूमने चले गए, मुझे क्यों अकेला छोड़ा, आप हमें प्यार नहीं करते। ये बात सुनकर उनके मम्मी पापा ने बोला, बेटा ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी छोटी बहन को लेके हम मेले में घूमने गए थे। दरअसल असली बात यह है कि आपकी छोटी बहन मेले में गुम हो चुकी थी। उनको ढूंढने के लिए आपको हम फटाफट लेकर भाग नहीं सकते थे, उस मेले में आप खो सकते थे। इसीलिए हम दोनों ने निर्णय लिया कि आपको सेफली एक कमरे में बंद कर दें और फिर हम आराम से बाहर भागकर छोटी बहन को ढूंढ सकते हैं। इसीलिए बेटा आपको हमने कमरे में बंद किया था। ऐसा नहीं था कि हम आपको कम प्यार करते हैं और छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। जब ब्रैंडन को ये सच पता चला, तब वो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार से माफ़ कर पाई। तो धीरे धीरे ब्रैंडन का गुस्सा अपने माता पिता के प्रति कम हुआ। उसको महसूस हुआ कि उसके अंदर हीलिंग की शुरुआत हो गई है और जैसे बहुत बड़ा बोझा जैसे उसके सर से हट गया हो, ऐसा भी ब्रैंडन को महसूस हुआ। तो ये मेमोरी में जब उसने अपने माता पिता को क्षमा किया और गुस्सा जब उसके अंदर से कम हुआ, तब ब्रैंडन का सही में हीलिंग हुआ। सो दोस्तों, अभी तक हमने यही देखा कि ब्रैंडन को किस तरीके से रोग का पता चलता है। अपने दोस्त, स्पिरिचुअल फ्रेंड कबीर की मदद से वो सुरजा को मिलती है और सुरजा की मदद से वो अपनी इमोशनल मेमोरीज़ को देख पाती हैं। अपने माता पिता के प्रति जो उसका सालों से गुस्सा था, पिछले 36 सालों से, उस गुस्से को वो एक्सप्रेस करती है। जब सच पता चलता है तो ब्रैंडन अपनी माता पिता को माफ़ कर देती है और इस तरीके से ब्रैंडन का हीलिंग शुरू होता है। और दोस्तों, उसके बाद जो एक फुटबॉल साइज़ का बड़ा ट्यूमर था, वो ट्यूमर धीरे धीरे पिघलने लगा और वो जितना साइलेंस में रहने लगी, जितना और ज़्यादा अपनी इमोशनल मेमोरीज़ को एक्सेस करने लगी, ब्रैंडन का जो ट्यूमर का साइज़ दिन बर दिन कम होता गया
और एक पल ऐसा आया कि पूरा ट्यूमर पिघल चुका था और कंप्लीटली ब्रैंडन हील्ड हो चुकी थी। इस बात से काफ़ी खुश होकर वो अपने डॉक्टर्स के पास जाती है ब्रैंडन के डॉक्टर्स जो हैं वो शुरुआत में बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा मेडिकल हिस्ट्री में मिरेकल है, हमने कई सालों से ऐसा मिरेकल देखा नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप एक बार चेकअप कर लो, क्योंकि ये जो कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं वो बार बार वापस आने की भी संभावना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपके अंदर कोई और तरीके का अंदर ट्यूमर बचा तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम रिपोर्ट्स चेक करके फाइनल हम हमारा डिसीजन बताएंगे कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। तो ब्रैंडन इस बात से काफ़ी खुश थी कि सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसने अपने पूरे ट्यूमर को हील कर लिया, इस इमोशनल मेमोरी को एक्सेस करके। फिर भी वो एक बार श्योर होना चाहती थी, इसीलिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन था उसका डॉक्टर्स ने उपयोग किया और ब्रैंडन के पूरी बॉडी का चेकअप करवाया। और चेकअप में खुशी की बात यह है कि उसके कम्प्लीटली जितने भी ऑर्गन्स थे बॉडी में वो कम्प्लीटली हेल्दी स्टेट में थे दोस्तों। तो डॉक्टर्स ने अपना ग्रीन सिग्नल दिया कि ब्रैंडन आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आपको अब चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब ब्रैंडन कम्प्लीटली हील हो गई उसके बाद उसने एक स्पिरिचुअल कोर्स अटेंड किया। वहाँ पे उसने देखा कि जो स्पिरिचुअल टीचर हैं वो कुछ बातें बता रहे थे। उनके सामने जितने स्टूडेंट्स थे उनमें से एक स्टूडेंट ने खड़ा होकर पूछा कि मास्टर मैं क्या करूं जब मेरे अंदर इंटेंस इमोशन आता है, मुझे क्या करना चाहिए। तब मास्टर ने बोला कि भागो मत, वहीं पे रुक जाओ और जो भी आपका इमोशन है उसको कम्प्लीटली फील करो, कम्प्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में आकर उसको एक्सपीरियंस करो। यहाँ वहाँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। जब भी कोई इमोशंस आपके अंदर आते हैं, फ्रिज में जाके खाना ढूंढना या अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताना, गॉसिप करना कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। जब भी कभी इंटेंस इमोशंस आपके अंदर आए तो बी फुल्ली प्रेजेंट टू इट, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आके उन इमोशंस को महसूस कीजिए, बिल्कुल उस जगह से हिलिए मत। ये एडवाइस सुन के ब्रैंडन बेस काफ़ी आश्चर्यजनक महसूस किया। कितने सारे मास्टर्स हैं जो इमोशंस के बारे में अलग अलग चीज़ें बताते हैं, पर ये जो एडवाइस था वो काफ़ी नया लग रहा था। ब्रैंडन ने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। जो मास्टर ने बोला उसको एज इट इज़ थोड़ी मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो फिर ब्रैंडन ने अपना मन बना लिया कि ये जो एडवाइस है उसको वो यूज़ करेंगी अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल इश्यू को सॉल्व करने के लिए। उसका इमोशनल इश्यू था कि कई सालों से ब्रैंडन के मन में हमेशा ऐसे विचार रहता था कि उसको हमेशा सेल्फलेसली सर्विस करना है, हर पल सर्विस करना है, क्योंकि उसको लगता था कि जब भी वो लोगों को सेल्फलेसली सर्व करती थी तो बहुत ही अच्छा महसूस करती थी। पर उसका एक नेगेटिव साइड भी ये था कि जब वो टोनी रॉबिन्स के साथ काम करती थी तो रात को उसको 2 से 3 घंटे ही सोने को मिलता था, फिर भी वो अगले दिन बहुत खुश होकर काम करने जाती थी। ये एक ऐसा पल था कि धीरे धीरे सेल्फलेस सर्विस तो वो करती थी, साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रख के हमेशा सर्विस करने से उसके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर होने लगा था, जिसको ब्रैंडन ध्यान नहीं दे रही थी। तो कई लोगों ने ब्रैंडन को बोला कि ब्रैंडन रेस्ट करो, अपने आप को हील करो, इतना ज़्यादा काम भी मत करो। तब ब्रैंडन उनकी बातें नहीं सुनती थी,
क्योंकि ब्रैंडन को लगता था कि उनकी जो पूरी व्यक्तित्व है, आइडेंटिटी है, वो सेल्फलेस सर्विस के लिए बना है। इसीलिए एक अनहेल्दी वे में अपना हेल्थ ख़राब करके भी लोगों को वो सर्विस करना शुरू कर दिया था। तो कई सालों से ये जो पैटर्न है कि लोगों को सर्विस करना, इसके वजह से ये एक इमोशनली उसने पैटर्न डेवलप किया। और आज एक उसको हमेशा लगता है कि दिन हो रात हो, लोगों को वो पहचानती है कि नहीं पहचानती है, हर पल लोगों को सर्विस करना ये एक इमोशनल इश्यू था जिसको वो सॉल्व करना चाह रही थी। ब्रैंडन बेज ने अपने पति डॉन को बताया कि वो कुछ 4-5 दिन तक उनको फ़ोन नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं और अपने आप को साइलेंस में और मेडिटेशन में समय बिताना चाहती हैं। तो ये बात होने के बाद जब उनके हस्बैंड चले गए तो ब्रैंडन बेज पूरा अपना ध्यान अपने इमोशंस के ऊपर लाना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत ही अलग अलग तरीके की इमोशंस उनके अंदर आने लगी। डर, डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा, नथिंगनेस, सारी डिफरेंट इमोशंस उनके शरीर में आने लगी। वो अपने आप में अकेला महसूस करने लगी, हेल्पलेस महसूस करने लगी। फिर भी ब्रैंडन अपनी जगह से नहीं हटी और लगातार एक एक इमोशन को एक्सपीरियंस करने लगी। जैसे उनके स्पिरिचुअल टीचर ने बताया, डोंट मूव, बी फुल्ली प्रेजेंट टू ईच इमोशन, उसी तरह ब्रैंडन ने लिटरली फॉलो किया। दोस्तों, कई घंटों, कई दिनों के बाद एक ऐसा समय आया कि कम्प्लीटली ब्रैंडन जॉय को एक्सपीरियंस कर पाई, पीस को एक्सपीरियंस कर पाई। और उसके अंदर जो फियर था कि अगर मैं लोगों को सर्विस नहीं कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ, मेरा काम ही सर्विस करना है। तो ये जो एक इमोशनल अटैचमेंट था सेल्फलेस सर्विस के प्रति, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया और उसने अपने आप को एक प्रेम और जॉय के रूप में देखा कि अगर वो सर्विस नहीं भी करती है तो भी वो एक प्रेम है, जॉयफुल स्टेट को वो एक्सपीरियंस कर सकती है। सिर्फ सर्विस करने से ही नहीं, इस बात को ब्रैंडन समझ गई थी और जो भी उसकी इमोशनल इश्यू थी, सेल्फलेस सर्विस करना ही है, उससे वो कम्प्लीटली बाहर आ चुकी थी। जब ब्रैंडन अपना जो लॉन्ग टाइम इमोशनल इश्यू था कि वो सेल्फलेसली सर्व करना चाहती है, उससे जब वो बाहर आई तो ब्रैंडन को पूरा विश्वास हो गया कि वो अपनी खुद की सारी इमोशनल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकती है। साथ साथ में जब उसको ये भी विश्वास हो गया कि उसका जो ट्यूमर है उसको भी वो सक्सेसफुली हील कर पाई, तो उसको ये भी पता चला कि वो अपनी सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकती है। तो इस तरीके से ब्रैंडन के अंदर एक क्षमता बनी कि खुद के अंदर जो भी इमोशनल इश्यूज़ हैं या फिर फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, वो दोनों को वो हील कर सकती है खुद से। तब ब्रैंडन को विचार आया कि क्यों ना वो खुद और भी अपने चहीते दोस्त और रिश्तेदार हैं, उन सबको इस इमोशनल जर्नी प्रोसेस के बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले उनकी जो ख़ास दोस्त हैं नैन्सी, वो तैयार हुई और नैन्सी के साथ फर्स्ट टाइम ब्रैंडन ने इमोशनल जर्नी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया। थोड़े दिनों के बाद नैन्सी ने बताया कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी थी। इससे ब्रैंडन काफ़ी खुश हो गई कि अब वो दूसरों को भी हेल्प कर सकती है। इस दौरान ब्रैंडन के जो हस्बैंड हैं डॉन, उनके माध्यम से एक महिला ब्रैंडन को कांटेक्ट करती है जिनका नाम था रूथ। रूथ को भी ट्यूमर हुआ है, कैंसर हुआ था। तो रूथ का भी इच्छा था कि वो अपने आप को इमोशनली हील करके कैंसर से बाहर हो। तो ब्रैंडन ने रूथ के साथ भी इमोशनल प्रोसेस किया। तो कई महीनों के बाद जो रूथ थी, उन्होंने मैसेज छोड़ा
कि उनका ट्यूमर कम्प्लीटली हील हो चुका है। रिपोर्ट में कोई भी कैंसर नहीं है ऐसा पता चला। धीरे धीरे ब्रैंडन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वो बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को हेल्प करने लगी। ब्रैंडन का एक ही मकसद था कि उसकी तरह जितने भी लोग फिज़िकली इमोशनली लोग सफ़र कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। जैसे कि एक 70 साल का व्यक्ति था जिनका नाम था जिम था, वो एक अल्कोहल एडिक्ट थे। वो उनके पास आए और उनको बताया कि मुझे ये अल्कोहल एडिक्शन से बाहर निकलना है। तब जब प्रोसेस के दौरान उनको पता चला कि उनके बचपन में पिताजी थे, वो उनको बोलते थे कि जीवन में वो कभी सफल नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये इमोशनल मेमोरी को जब उन्होंने देखा तो अपने अंदर से कम्प्लीटली वो अल्कोहल की हैबिट से बाहर निकल गए। लंदन से एक दूसरी महिला ब्रैंडन को अप्रोच किया कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे इसको ठीक करूं? तो ब्रैंडन ने बोला, ज़्यादातर लोग खाने पीने की ध्यान रखते हैं, पहली बार में ये नहीं सोचते हैं कि वज़न बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। फिर ब्रैंडन ने उनका इमोशनल जर्नी प्रोसेस किया। एक दिन उस जर्नी में प्रोसेस में पता चला कि बचपन में उस महिला का जो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था और उसके कारण वो जो कल व्यक्ति था वो उसको माफ़ नहीं कर पाई थी, तो इसके वजह से वो महिला का वज़न बढ़ रहा था। जब वो कम्प्लीटली हील कर पाई, उस इमोशनल मेमोरी को लेट गो कर पाई, तब वो महिला काफ़ी अच्छे से अपने वज़न को कम कर पाई थी। तो इस तरीके से ब्रैंडन सभी लोगों को मदद कर रही थी। ब्रैंडन जो यंग कॉलेज के बच्चे थे उनको भी सपोर्ट ग्रुप्स बनाने के लिए एनकरेज करती थी और उनके लिए भी ये इमोशनल जर्नी प्रोसेस एंड फिज़िकल जर्नी प्रोसेस करती थी, क्योंकि ब्रैंडन को पता था कि वो भी जब कॉलेज में पढ़ती थी तो काफ़ी इमोशनली अप्स एंड डाउन्स का सामना करा था। तो इस तरीके से ब्रैंडन ने अपने लाइफ का मिशन बना लिया कि वो पूरी दुनिया में सभी लोगों को फिज़िकल एंड इमोशनल जितने भी प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं उनको इस जर्नी प्रोसेस से सपोर्ट करे। एक दिन ब्रैंडन ने सोचा, ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले ही इस जर्नी प्रोसेस को करना चाहती हूँ, मैं अभी लोगों को मछली दे रही हूँ, लोगों को मछली पकड़ना नहीं सिखा रही हूँ। तो इस थॉट के साथ ब्रैंडन ने सोचा कि मैं लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ और इसीलिए उनको इमोशनल जर्नी प्रोसेस को मैं सिखाना चाहती हूँ एक स्क्रिप्ट के साथ। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रैंडन ने बहुत सारे असिस्टेंट्स को ट्रेनिंग दिया, उनको सपोर्ट किया कि कैसे लोग खुद स्क्रिप्ट की मदद से, रिटन प्रोसेस की मदद से लोग अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रैंडन का मूवमेंट बहुत बढ़ गया और पूरी दुनिया में ब्रैंडन को लोग जानने लगे और उनके पास आने लगे। इसी दौरान दोस्तों, जब 1 से 1.5 साल हुआ समय जब ब्रैंडन ने अपना ट्यूमर से हीलिंग कर लिया था, उसके 1 से 1.5 साल के बाद एक दिन क्या होता है कि ब्रैंडन न्यूयॉर्क सिटी में रहती है और न्यूज़ में पता चलता है कि जहाँ पे उनका घर है मालिबू में, जो हिल्स में 280 घर जल के राख हो चुके थे। ये न्यूज़ उनके दोस्तों ने ब्रैंडन को बताया कि आपका घर भी जल चुका है, आपको जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। जब ब्रैंडन मालिबू पहुंची अपने शहर, तब उनके हस्बैंड डॉन उनको लेने आए। दोनों ही पति पत्नी अपने बिल्कुल जले हुए राख होकर जो घर था उसके अंदर पूरा दौरा ले रहे थे कि क्या क्या हुआ, कितना बचा, कितना जल चुका है। इसी दौरान एक न्यूज़ रिपोर्टर आके उनको बहुत सारे सवाल करने लगे कि क्या आपको विक्टिम जैसा महसूस नहीं हो रहा है, क्या आपको दुख नहीं हो रहा है। तब ब्रैंडन ने जवाब बताया, क्यों मुझे दुख होगा, मेरे जो पति हैं और जो मेरी बेटी है वो दोनों ही स्वस्थ हैं, दोनों ही सुरक्षित हैं। ये तो एक
भौतिक वस्तु था घर जो जल गया, जिसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली और ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है नेचर से। ये बात जब बोली तो रिपोर्टर काफ़ी दंग रह गया। रिपोर्टर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब ब्रैंडन ने बताया, आपको मैं एक और हादसा बताती हूँ। मेरे पास थोड़ी देर में एक फायर ब्रिगेड के आदमी ने आके बोला कि मैडम, आपका जो ये घर है वो पूरा 5 मिनट के अंदर मेरी आंखों के सामने जल के राख हो चुका था। 70 माइल पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। हम लोग पानी डाल के भी घर का आग आपका बुझा नहीं सकते थे। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ मैडम कि इस रूम में क्या है। ये बहुत ही मिस्टीरियस रूम लगा मुझे, क्योंकि जो आग फैल के पूरे मालीबू में फैल के आपके घर तक पहुँचा और जब आपका ये रूम तक पहुँचा तो आग वहाँ पे रुक चुका था। आग ने आपके रूम से और अगले जितने घर थे वहाँ तक पहुँचा नहीं। तो मुझे लगा कि समथिंग इज़ मिस्टीरियस। इस रूम के अंदर कुछ है जो इस आग को प्रवेश नहीं करने दे रही है और इसीलिए वो आग वहाँ रुक गया। तो मैडम आप ज़रूर बताइए कि इस रूम में क्या है। तब ब्रैंडन बेस ने बताया कि इस रूम में मैं मेडिटेशन करती हूँ और जब ये रूम मैं बना रही थी तब पूरे स्पिरिचुअल मास्टर्स के फ़ोटो मैंने इस रूम के चारों दीवारों में रखे थे। तो शायद वो मास्टर का ग्रेस है जिसके वजह से ये रूम जला नहीं और इसके आगे इस रूम से जितने जुड़े हुए घर थे मालीबू में सभी जलने से बच गए। तो ये मास्टर का ग्रेस था जिसके वजह से ये रूम में आग नहीं आ पाई। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी और ब्रैंडन बहुत ही खुश थी और ग्रैटिट्यूड फील कर रही थी अपने परिवार को सुरक्षित देखते हुए। ब्रैंडन को जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया था, कैसे फुटबॉल साइज ट्यूमर से हीलिंग करना और कैसे अलग अलग इमोशनल एक्सपीरियंसेस से बाहर आना। अब ब्रैंडन को जीवन एक नया मोड़ पे लेके जाने वाली थी। जीवन उसे सच्चा प्रेम क्या होता है सिखाने वाली थी। ब्रैंडन और उनके पति डॉन दोनों मिलके भारत आए और भारत में जितने दिन रहे उतना समय वो एक स्पिरिचुअल टीचर के साथ बिताया। ब्रैंडन पे इसको बहुत ही अद्भुत स्पिरिचुअल अनुभव हुआ। ब्रैंडन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो ईगो है, कोई उसे स्मैश कर रहा था, चकनाचूर कर रहा था। ये अनुभव से गुजरने के बाद ब्रैंडन के अंदर एक अलग प्रकार की अवेयरनेस, चेतना बढ़ गई, जो हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहती थी और हर पल चीज़ों को महसूस करती थी साक्षी भाव से। ब्रैंडन और उनके पति डॉन दोनों वापस अपने घर मालीबू चले गए। मालीबू जाने के बाद किचन में जब देखा तो ब्रैंडन ने पाया कि 5 बड़े बड़े एनवलप वहाँ पे पड़े हुए थे। सबसे बड़ा एनवलप जब ब्रैंडन ने उठाया तो पाया कि वो IRS डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि ब्रैंडन ने अभी तक जितनी भी कमाई की है 100% उसकी इनकम सरकार जब्त कर रही है और सरकार उसकी बैंक खाते को भी जब्त कर रही है। ये बात जानकर ब्रैंडन के पैरों के नीचे से ज़मीन हट गई। ब्रैंडन जब दूसरा एनवलप उठाती है तब वो देखती है कि उनकी बेटी ने एक लेटर लिखा है। कैली का नाम देखते ही ब्रैंडन बड़ी खुश हो जाती है कि उनकी बेटी ने बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा। जब पढ़ना शुरू किया तो ब्रैंडन का दिल ही जैसे मान लो रुक गया। उसमें कैली ने लिखा था कि उसके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं और फिर से वो अपने माता पिता ब्रैंडन और डॉन से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। ऐसा बोलकर उसने अपना मोबाइल नंबर भी नहीं छोड़ के गई। ये सब होते हुए वो सोच रही थी ब्रैंडन की अब जीवन में मेरे पास बचा क्या है। घर चला गया, मेरी जो बची कुची इनकम थी, जो मेरा जीवन का आधार था पैसा, वो भी चला गया।
बेटी चली गई, अब क्या जाना बाकी है। उसी समय ब्रैंडन को एहसास हुआ कि उनके जीवन साथी, उनके हस्बैंड डॉन, उनके बारे में कोई नई जानकारी मिली। पता चला कि डॉन किसी और महिला के प्रेम में हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर मानो ब्रैंडन बेस की सांसें जैसे रुक ही गई थी। फिर भी ब्रैंडन ने अपने आप को संभाला शांति से और एक ही निर्णय डॉन से पूछा कि डॉन, 2 नाव में सवारी मत करो, या तो आप मेरे साथ रहो या तो आप उनके साथ रहो। मुझे क्लियर निर्णय चाहिए आपकी तरफ से। अंत में डॉन निर्णय लेता है कि वो जो नई महिला है उनसे शादी करना चाहता है। इस तरह ब्रैंडन अकेली हो जाती है। जीवन में अब तक सब कुछ जो भी हो रहा था, ब्रैंडन की एक एक दुनिया में जो जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें छिन रही थी। तो ब्रैंडन को समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या चीज़ है जो जीवन में बदलता नहीं है, हर चीज़ तो बदलती रहती है। उस पल ब्रैंडन को एहसास हुआ कि जब कुछ नहीं है तो मेरे अंदर है प्रेम। प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं बदलता। भले दुनियावी चीज़ें आए या जाए, लोग आए या जाए, पर ब्रैंडन के दिल में जो प्रेम था वो हमेशा से था, अभी भी है और रहेगा। तो इस बात का एहसास ब्रैंडन को अच्छे तरीके से हो चुका था। अभी तक ब्रैंडन के जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले जब ब्रैंडन को शरीर में कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, उससे ब्रैंडन ने क्या सीखा और हमने क्या सीखा। हमारे लिए और ब्रैंडन के लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि यू आर नॉट योर बॉडी, हम ये शरीर नहीं हैं। ये बात ब्रैंडन बेस को पता चली जब उसने अपने आप को शारीरिक रूप से कैंसर से अपने आप को हील किया। इसके बाद ब्रैंडन का जो घर था मालिबू में, बीच में, कैलिफोर्निया में, जब वो जल के राख हो गया, तब ब्रैंडन को एहसास हुआ कि ये जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल पोजेशंस हैं, ये भी कुछ ही दिनों के लिए हैं। तो यू आर नॉट योर मटेरियल पोजेशंस, आप आपकी भौतिक संपत्ति नहीं हो। ये दूसरा हमारे लिए लेसन है और ब्रैंडन के लिए भी था। तीसरा लेसन, जब ब्रैंडन का जो इनकम है, बैंक अकाउंट है, जब्त हो गया, सरकार ने जब्त कर लिया, पूरा पैसा सरकार ने ले लिया, एक भी रुपया ब्रैंडन के पास बचा नहीं था जीवन गुजारा करने के लिए। तब पता चला ब्रैंडन को, और हम सब के लिए भी सीख है कि यू आर नॉट योर मनी, यू आर नॉट योर बैंक अकाउंट। आप आपकी पहचान पैसों से नहीं है, आपकी पहचान बैंक अकाउंट से नहीं है। इसके बाद ब्रैंडन बेस की प्रिय बेटी कैली, जब वो छोड़ के गई तो मानो कि ब्रैंडन का दिल ही टूट गया। इससे ब्रैंडन को ये पता चला कि यू आर नॉट योर रिलेशनशिप्स, आपकी पहचान आपके संबंधों से नहीं है। अंत में ब्रैंडन बेस जब ये जानती है कि उनके पति भी उनको छोड़ के जा रहे हैं, तब ब्रैंडन बेस को पता चला कि यू आर नॉट योर मैरिज, यू आर नॉट योर रोमांस। इसका मतलब कि आपकी पहचान आपकी शादी से नहीं है। ये बात इतनी सारी चीज़ें, जैसे कि धीरे धीरे कोई प्याज की एक एक परतों को उतार रहा है, वैसे ब्रैंडन का जो एक एक जो लेयर था ईगो का, इस दुनिया से बनी हुई एक जो पहचान की परतें थी, वो जैसे कोई उतार ही रहा हो। अंत में भारत में एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास उसको ये अनुभव हुआ कि उसका जो अहम है, जो ईगो है, कोई स्मैश कर रहा था। तो जैसे दुनिया की जो पहचान थी वो भी जैसे मिट ही चुकी थी भारत आने के बाद। अब ब्रैंडन के पास कुछ भी नहीं था। तब ब्रैंडन सोच में पड़ गई कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है। तब ब्रैंडन के अंतर्मन से आवाज़ आया कि आप प्रेम हो। ये सब चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा से था, है और रहेगा। आप प्रेम हो। इसके बाद दोस्तों, जैसे ब्रैंडन ने अपने लाइफ का एक स्पिरिचुअल मिशन बना लिया कि जैसे वो बड़ी खुशी से अपने आप को स्वस्थ रख पा रही है,
जब ब्रैंडन का मिशन बन गया कि पूरी मानव जाति को इस दुख से बाहर निकलना है, तो ब्रैंडन ने इमोशनल जर्नी प्रोसेस के ऊपर लोगों को जागरूक करना शुरू किया और लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। अब लोगों का इतना अच्छा प्यार मिलने लगा तो ब्रैंडन को लगा कि अब उसको एक बिज़नेस पार्टनर की ज़रूरत है। तो इसी दौरान ब्रैंडन की मुलाकात केविन से हुई। केविन मानो ब्रैंडन के जीवन के लिए ही बना था। केविन भी सत्य को जीने में विश्वास रखता था। जब केविन और ब्रैंडन मिले तो दोनों का एक ही लक्ष्य था और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। जनवरी 1998 में ब्रैंडन बेस और केविन ने मिलकर शादी कर ली और आज पूरी दुनिया में हजारों लोगों को ये दोनों ने स्वस्थ किया है। आज ब्रैंडन बेस बहुत खुश है कि उनकी बेटी वो भी इमोशनल जर्नी प्रोसेस में आकर काफ़ी अच्छा जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज हमने जो किताब देखा ब्रैंडन बेस का, वो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस किताब से हमें ये पता चलता है कि हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी किसी बाहरी चीज़ों से पहचान नहीं है, हमारी पहचान हमारे अंदर जो प्रेम है उससे पहचान है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो सेल्फ हीलिंग क्षमता है, कैपेसिटी है, जो ब्रैंडन बेस ने पहचानी और लोगों को आज जागृत कर रही है, तो यही चीज़ हमें सीखना है कि वी कैन हील आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच।